हाँ बच्चों, आज हम लोग लेसन जो थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं इस लेसन की, वो कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, तो देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आप बहुत सारे ढेर सारे कॉन्सेप्ट देखते हैं। सबसे पहले चार्ज का और करंट का बिहेवियर ऑब्जर्व करेंगे। फिर इसके बाद आप लोगों के पास इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। फर्स्ट, मैग्नेटिक फोर्स और मूविंग चार्ज। फिर एक होता है बियो-सावर्ट लॉ और एक होता है एम्पियर सर्किट लॉ। इस पर बेस्ड है लगभग सारे मेजर टॉपिक्स, सारे मेजर रिजल्ट्स। ठीक है, फिर इन्हीं का यूज़ करके कुछ डिवाइस हम लोग डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, कंपटीशन लेवल पे हम लोग साइक्लोट्रॉन पर भी फोकस करेंगे, साथ ही गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन वोल्टमीटर और एमीटर में। ओके बेटा, तो ये कंप्लीट लेसन अच्छा है और रिजल्ट से भरा हुआ है। ठीक है, आपके दिमाग में टॉपिक का थ्योरी रेफरेंस, क्या क्या टॉपिक क्या कहना चाह रहा है, किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, कहाँ निकल रहा है, कैसे निकल रहा है, एक बात। सेकंड थिंग, उसका प्रॉपर डायग्राम। ध्यान रखना, डायग्राम के लिए मैंने जल्दी से इस चैप्टर में ज़्यादा प्रेशर डाला नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में डायग्राम आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, कौन कहाँ कैसे अपना वर्किंग प्रोसेस इम्प्लीमेंट कर रहा है। और साथ में रिजल्ट विथ डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी इसमें काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सिर्फ रिजल्ट याद करने से भी काम नहीं चलेगा, आपके दिमाग में डायरेक्शन भी वेल प्रॉपर तरीके से क्लियर रहना चाहिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग बेटा आज बात करेंगे तो बेसिक्स पर। जब भी बेटा आपको बताया कि चार्ज रेस्ट कंडीशन में है, चार्ज रुका हुआ है, तो उसकी वजह से करंट का जो फ्लो होगा dq/dt कितना रहेगा, जीरो रहेगा। करंट जीरो रहेगा। चार्ज है लेकिन चार्ज का फ्लो कितना है, जीरो। चार्ज रेस्ट कंडीशन में है। ठीक है, और इस सिचुएशन में चार्ज के अराउंड ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रोस्टेट्स में आपने डिस्कस किया है। लेकिन अगर आप चार्ज को डिस्कस करें और चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो करंट यहाँ पर जीरो नहीं होगा। ठीक है, चार्ज भी है और चार्ज का फ्लो भी है। ठीक, तो इस सिचुएशन में ये चार्ज अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। और अगर बेटे ये चार्ज एक्सेलरेट मोशन करता है, तो एक्सेलरेट मोशन करेगा तो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी जनरेट करेगा। तो हमेशा याद रखिएगा, कोई भी एक सर्किट आप लोगों ने लिया, कोई भी एक रैंडम सर्किट आप लोगों ने लिया था, ठीक है, सर्किट में करंट का आप फ्लो कर रहे हैं। सर्किट में क्या कर रहे हैं बच्चों, करंट फ्लो कर रहे हैं। अब अगर सर्किट में करंट फ्लो होगा मतलब चार्ज फ्लो होगा। सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है, और चार्ज फ्लो होगा तो ये फ्लो होता हुआ चार्ज, ये करंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी डेफिनेटली बनाएगा। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसी को हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। हमारा टारगेट यही है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट फ्लो करेंगे मतलब चार्ज फ्लो करेंगे, और जैसे करंट या चार्ज फ्लो होगा तो ये अपने अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो बच्चों बनेगा ही, उसमें कोई एक्सक्यूज ही नहीं होता कि जहाँ चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, लेकिन ये चार्ज अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर रहा है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसी को हमें यहाँ स्टडी करना है। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं था? आइए ध्यान दीजिए, सुनिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात अगर करें, कुछ जनरल आइडियाज़ लें मैग्नेटिक फील्ड के लिए, सुनिएगा ध्यान से। मैग्नेटिक फील्ड का स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन कैपिटल बी है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो जनरली होती है नॉर्थ टू साउथ, एन टू एस। याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, एन टू एस, नॉर्थ टू साउथ। याद रखना, नॉर्थ के लिए आउटवर्ड, साउथ के लिए इनवर्ड्स। ओके डन। हाँ जी, मैग्नेटिक फील्ड की स्टैंडर्ड यूनिट आपके दिमाग में होनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड की स्टैंडर्ड यूनिट है टेस्ला। ठीक है, टेस्ला। सुनिए,
बट जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E इंटू ए, लेकिन पूरा फॉर्मूला E a cos थीटा है, वैसे बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स होगा B a cos ऑफ थीटा। तो आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स को एरिया लिख सकते हैं ना। यूनिट सिस्टम पर बात करें तो कॉस थीटा कोई यूनिट होनी नहीं है, यूनिट लेस है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, फ्लक्स अपॉन एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, टेस्ला, फ्लक्स की है वेबर और एरिया की है मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला कैन रिप्लेस बाय वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। ओके, फिर बच्चों हम लोग ईएमआई प्रोसेस जो पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें कॉन्सेप्ट आता है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में फॉर्मूला यूज होता है मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू एल इंटू आई। फाई भी है मैग्नेटिक फ्लक्स, एल है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, आई होता है करंट। ठीक है, तो बेटे मैग्नेटिक फ्लक्स की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, वेबर, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की होती है हेनरी और करंट का है एम्पियर। Then Weber can replace by Henry into Ampere. So Weber can replace by Henry into Ampere upon meter square. Yes or no? कोई टेंशन नहीं। फिर बच्चों हम लोग इसी लेसन में एक और फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, F इज इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा। तो यूनिट सिस्टम पर बात करें तो B इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू बी दे सकते हैं क्या, साइन थीटा कोई यूनिट होनी नहीं है, अब लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और यूनिट सिस्टम तो साइन थीटा का रोल है नहीं ना, तो B इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू बी। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए स्टैंडर्ड यूनिट टेस्ला, फोर्स के लिए न्यूटन, चार्ज क्या है कूलम और V क्या वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। तो टेस्ला कैन रिप्लेस बाय न्यूटन अपॉन चार्ज, चार्ज के लिए कूलम, तो कूलम को एम्पीयर इनटू सेकंड दे सकते हैं हम लोग बेटा, एम्पीयर इनटू सेकंड इनटू वेलोसिटी क्या है मीटर पर सेकंड। तो फाइनली जो यूनिट तैयार है वो है न्यूटन अपॉन एम्पीयर इनटू मीटर। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये स्टैंडर्ड यूनिट्स हो सकती है, ठीक है, कोई भी आए आपके दिमाग में होनी चाहिए। टेस्ला का ये सब ये सब एमकेएस सिस्टम है ना, एसआई सिस्टम है, इसका सीजीएस रिप्लेसमेंट होता है गॉस। टेस्ला का सीजीएस रिप्लेसमेंट है गॉस, जैसे गाउस भी बोल सकते हैं आप लोग। वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर का सीजीएस रिप्लेसमेंट है बच्चों मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सीजीएस में इनका रिप्लेसमेंट है, डन है, ध्यान से सुनो ना अच्छे से। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। डायमेंशन की बात करें मैग्नेटिक फील्ड के लिए डायमेंशन, आप इजीली डायमेंशन हैंडल कर सकते हैं। न्यूटन के लिए कितना रहा m1 l1 t-2, ये न्यूटन के लिए, अपॉन एम्पियर ऊपर शिफ्ट करते a⁻⁻1, मीटर मतलब लेंथ ऊपर शिफ्ट करते l⁻⁻1, तो -1 + 1 0 हो जाएगा। ये आप लोग डायमेंशन यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ बेटे नेक्स्ट टारगेट स्टार्ट कर दें। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है बियो सावर्ट्स लॉ, इसको बायो सावर्ट्स लॉ भी कह सकते हो और बियो सावर्ट लॉ भी कहते हो। तो बियो सावर्ट लॉ करेगा क्या, ये आपको एक सुटेबल पाथ प्रोवाइड करेगा किसी भी करंट कैरिंग सर्किट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड काउंट करने के लिए, ठीक है। जैसे बेटा याद कीजिए आपने गॉस लॉ एप्लीकेशन पढ़ी इलेक्ट्रोस्टेट्स में, तो वहाँ पर आपने क्या पढ़ा कि कोई भी चार्ज बॉडी कैसी भी हो सकती है, स्ट्रेट वायर, थिन सरफेस, कंडक्टर, प्लेट, स्फीयर, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, कुछ भी, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे काउंट किया जाए, तो एक सुटेबल मेथड आप लोगों ने डिस्कस किया। ऐसे ही जो बियो सावर्ट लॉ है वो क्या करेगा, वो आपको एक वेल डिफाइंड प्रोसीजर बताएगा कि क्या इसकी हेल्प से आप कैसे इजीली मैग्नेटिक फील्ड काउंट कर सकते हैं फॉर एनी कंडक्टर सर्किट। कोई भी करंट कैरिंग सर्किट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे काउंट किया जाए, इसके लिए एक आसान रास्ता आपको कौन बताएगा ना, बियो सावर्ट लॉ, ठीक है।
चलिए, तो बियो सावर्ट लॉ में हम लोग पहले फॉर्मूला बेस डिस्कस करें बेटा, ध्यान से सुनना, सभी अच्छे से समझना बेटा। सबसे पहले हम लोगों ने एक रैंडम सर्किट लिया बच्चों, ये सर्किट जो है वो रैंडम शेप्ड है। इसमें करंट फ्लो हो रहा है ना, करंट कैरिंग सर्किट है, तो करंट फ्लो हुआ आई। अब इस सर्किट के रेस्पेक्ट में आपने कोई भी एक रैंडम पॉइंट लिया था पी, और इस पॉइंट पी पर आपको क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेने के लिए आप लोगों के पास बेटा मेथड बहुत सारे हैं, मैं आपको प्रेफर करूंगा राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल से बेटा टू रूल से आप लोग इस तरह से ट्रीट कीजिए कि कोई भी वायर, अभी अगर मान लीजिए करंट कैरिंग वायर, इसमें करंट फ्लो हो रहा है अपसाइड, तो आप अपने राइट हैंड में इसे ग्रिप कीजिएगा। तो थंब डायरेक्शन अगर करंट फ्लो के अलाउंग है, तो जो फिंगर का रोटेशन होता है, फिंगर का रोटेशन किसको शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप इस बात को खुद रियलाइज कर सकते हैं। अगर ये करंट फ्लो हो रहा है तो आपने पॉइंट लिया P1 और पॉइंट लिया P2। अब देखिए ये करंट कैरिंग वायर आपके सामने है, तो आपने राइट हैंड को मैनेज किया, तो थंब डायरेक्शन करंट फ्लो के अलाउंग है, तो पॉइंट P1 पर फिंगर्स का रोटेशन किस तरफ है, इनवर्ड्स, क्योंकि P2 पर कैसा है, आउटवर्ड। तो P1 पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा बच्चों, इनवर्ड, और P2 पर क्या रहेगा, आउटवर्ड। क्रॉस मतलब परपेंडिकुलर इनवर्ड, डॉट मतलब परपेंडिकुलर आउटवर्ड, याद रखिएगा। ठीक है, यहीं पर अगर बेटा मैंने जो वायर है, जो करंट कैरिंग वायर है, उसको मैंने ले लिया इस वाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ये मैंने डॉट शो किया, ये क्या शो कर रहा है, ये जो वायर है उस वाइट बोर्ड के सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड आ रहा है इस तरह से। ठीक है, और आप शायद खुद भी रियलाइज कर सकते हैं कि अगर करंट का फ्लो वाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड आ रहा है, तो थंब डायरेक्शन करंट फ्लो, तो फिंगर का रोटेशन कुछ इस तरह से हुआ, क्या तो दिक्कत नहीं बेटा। आप समझ सकते हो बेटा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बेसिकली यहाँ पर एक सर्कुलर शेप में बनेगा। अगर पॉइंट यहाँ है तो मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल सिचुएशन में रेगुलर अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहेगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा, अगर इनकेस आपको फिजिकल को डायरेक्शन दे दी जाए, ठीक है, तो मान लीजिए मैं जहाँ पर हूँ उसके अकॉर्डिंग बेटा नॉर्मली अपन जो मैपिंग करते हैं, तो मैपिंग के अंदर क्या होता है बेटे, अच्छा एक बात मैं इन फार्मूलाज को रब कर रहा हूँ बाकी आपके दिमाग में होनी चाहिए कि इन फार्मूलाज की हेल्प से आप अलग अलग यूनिट मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो नॉर्मली अगर हम लोग पेपर वर्क करें तो ये नॉर्थ, तो ये साउथ हो जाएगा, मानते उस बात को, तो ये क्या हो जाएगा, ईस्ट, और इधर क्या हो जाएगा, वेस्ट। आप कुछ सोचिए, जो पॉइंट P1 है, ठीक है, करंट का फ्लो वाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर है, तो पॉइंट P1 पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ईस्टवर्ड। देखिए पॉइंट P2 पर कैसी है, नॉर्थ, और P3 पर कैसे होगी बेटा, वेस्ट, और P4 पर कैसे होगी, साउथ। अब देख सकते हैं कि जैसे आप लोग रिक्वायर्ड पॉइंट की पोजीशन चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रेगुलरली वेरी करेगी। तो इस बात को ध्यान रखना यार, डायरेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो यहाँ इस सर्किट की वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा, इनवर्ट्स, यस और नो, करंट फ्लो थंब डायरेक्शन के अलावा तो पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स। ओके, तो बेटा जो भी सर्किट होगा उसको आप लोग लेंथ एलिमेंट्स में एज्यूम करेंगे। The circuit assumed to be divided in form of length elements, small length element, elemental parts। तो जो ऐसा ही एक एलिमेंटल पार्ट मैंने ले लिया, ये जो एलिमेंटल पार्ट मैंने लिया है DL, उसको हम लोग कैसा ट्रीट करते हैं, एज अ ओरिजिन, ध्यान रखिएगा, ऐसा ट्रीट करते हैं एज अ ओरिजिन। उसको अगर अपन एज अ ओरिजिन लें तो रिक्वायर्ड पॉइंट P के लिए हम लोगों ने हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया r वेक्टर, और ओरिजिन से पॉइंट P की डिस्टेंस क्या ली, r। अब बेटा यहाँ पर I करंट का फ्लो है, जिसमें एक टर्म अपन यूज करते हैं आइडियल वेक्टर, करंट कैरिंग लेंथ एलिमेंट वेक्टर, आइडियल वेक्टर। तो आइडियल वेक्टर की डायरेक्शन खुद करंट फ्लो के अलोंग होती है, याद रखिएगा।
आपको पता है इंडिविजुअली करंट भी स्केलर और डीएल भी स्केलर है, लेकिन आइडियल वेक्टर की जो डायरेक्शन हम लोग लेते हैं वो कैसे लेते हैं, करंट फ्लो के अलोंग सीक्वेंसिंग, ठीक है। ओके, आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर में एंगल कितना है बच्चों, थीटा। तो पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल लेंथ एलिमेंट एंड अकॉर्डिंग टू बियो-सावर्ट लॉ dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई dl sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए कांस्टेंट दिया, ओके। हाँ जी, अगर हम लोग फर्स्ट पॉइंट पर फोकस करें, सर्किट और रिक्वायर्ड पॉइंट के बीच में कौन है, फ्री स्पेस। अगर फ्री स्पेस है तो यहाँ पर के की वैल्यू कितनी रहेगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दैट इज 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर एम्पीयर स्क्वायर, याद रखिएगा। तो के की वैल्यू कितनी रहेगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, और इसकी मैथमेटिकल वैल्यू कितनी है, 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पीयर स्क्वायर। यहाँ पर म्यू नॉट क्या है, मैग्नेटिक परमिबिलिटी फॉर फ्री स्पेस, याद रखिएगा। मैग्नेटिक परमिबिलिटी फॉर फ्री स्पेस म्यू नॉट, और म्यू नॉट की मैथमेटिकल वैल्यू 4 पाई 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर एम्पीयर स्क्वायर। इस तरह से हम लोग म्यू नॉट को मैनेज करते हैं। वैल्यू पुट करें, dV म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये वाला वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। बताइए, क्लियर है बात। अब ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर जैसे आप लोगों ने के लिए मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूनिट निकाली, ऐसे बेटा अगर म्यू नॉट के लिए अलग से भी हम लोग यूनिट निकालना चाहें तो आराम से हैंडल करेंगे हम लोग। यहीं से देख लीजिए, म्यू नॉट के लिए यूनिट चाहिए तो आई डीएल और आर, इनके तो यूनिट बड़े आराम से ले सकते हैं, एम्पियर, डीएल लेंथ के लिए मीटर और आर स्क्वायर डिस्टेंस को मीटर स्क्वायर। और मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो भी यूनिट पॉसिबल है वो आपके सामने, बस रखते जाइए और चलते जाइए, ठीक है। तो ध्यान रखना, जनरल न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर एक कॉमन यूनिट सिस्टम है जो कि यूज आता है और फ्रीक्वेंटली यूज आता है बच्चों। हाँ जी, तो इस तरह से हम लोग फ्री स्पेस में डिस्कस कर सकते हैं। अगर मीडियम में बात करें हम लोग, फ्री स्पेस की बात हो गई। अब कोई भी अदर मीडियम अगर हम लोग लें तो अदर मीडियम में के क्या लिखा जाएगा था, म्यू अपॉन 4 पाई। म्यू क्या है, मैग्नेटिक परमिबिलिटी फॉर मीडियम, ठीक है। और बच्चों जैसे कि हम लोगों को याद है, याद कीजिए बेटा, इलेक्ट्रिसिटी में आप लोगों ने क्या डिस्कस किया था बेटा, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, याद है क्या। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी फॉर एयर और फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी फॉर मीडियम, एंड दिस इज रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर और फ्री स्पेस, याद है क्या। बस वैसा ही कुछ यहाँ भी होता है बेटा, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट, ठीक है। मैग्नेटिक परमिबिलिटी फॉर फ्री स्पेस, मैग्नेटिक परमिबिलिटी फॉर मीडियम, एंड दिस इज रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फ्री स्पेस। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिसिटी में एयर और फ्री स्पेस कॉमन लिया जाता है जब तक डाइलेक्ट्रिक लिमिट क्रॉस नहीं होती, लेकिन मैग्नेटिज्म में याद रखना फ्री स्पेस अलग और मीडियम में एयर जो होता है ना मीडियम में इंक्लूडेड होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हाँ जी, तो यहाँ से बेटा म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, इजीली दे सकते हैं ना बेटा। म्यू मैग्नेटिक परमिबिलिटी फॉर मीडियम, इसकी यूनिट म्यू नॉट के इक्वल ही है, न्यूटन अपॉन एम्पीयर स्क्वायर, ओके। हाँ जी, ध्यान से सुनिएगा सभी अच्छे से बच्चों। यहाँ पर म्यू और म्यू नॉट की यूनिट सेम है, तो म्यू आर कैसा है, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। म्यू आर कैसा है, यूनिटलेस, कोई यूनिट नहीं कोई डायमेंशन नहीं, एम नॉट एल नॉट टी नॉट और ए नॉट,
म्यू आर के लिए अगर हम लोग कुछ और बात करें तो याद कीजिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है ना, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए म्यू आर कैसा होता है, स्लाइटली लेस देन 1। इसी में पैरा के लिए अगर बात करें तो पैरा के लिए म्यू आर क्या होता है, स्लाइटली ग्रेटर देन 1। और फेरो मटेरियल के लिए म्यू आर कैसा होता है, वेरी 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 ग्रेटर देन 1। ये म्यू आर की बेसिक वैल्यू है जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो देखिए कांस्टेंट के की वैल्यू म्यू अपॉन 4 पाई, और म्यू को क्या रिप्लेस कर सकते हैं, म्यू नॉट इनटू म्यू आर। बताइए कोई दिक्कत हो तो, टेंशन कोई दिक्कत नहीं ना, वैल्यूज प्लॉट करेंगे ना हम लोग, ध्यान से सुनिएगा सही अच्छे से। डी बी एम, एम फॉर मीडियम, तो के की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। लिख सकते हैं, तो टेंशन तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम इंटू म्यू आर मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस, ये फॉर्मूला इस तरह से आप लिख सकते हो। बोले क्लियर है बच्चों, तो एक्सक्यूज कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बेटा इसमें बात करेंगे इसके वेक्टर फॉर्म पर, ठीक है। चलिए वेक्टर फॉर्म पर स्टार्ट किया जाएगा, सुनिएगा। हाँ बेटा, तो बेटा ये देखिए नोट सेकंड आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया मीडियम में इफेक्ट। अब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं, ध्यान से सुनना, सभी अच्छे से समझना बेटा। नोट थर्ड, तो डी साउट लॉ को वेक्टर फॉर्म में हम लोग ट्रीट करेंगे, तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो जो बेसिकली थीटा पर अगर हम बात करें तो थीटा क्या है, ध्यान देना, एंगल बिटवीन आइडियल वेक्टर एंड आर वेक्टर, यही ना बेसिकली थीटा क्या है बच्चों, एंगल बिटवीन आइडियल वेक्टर एंड आर वेक्टर, यही तो थीटा। अब डायग्राम से देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो बच्चों अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लूँ इसे आई डी एल वैक्टर क्रॉस आर वेक्टर, तो क्या होगा, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा बच्चों, आई डी एल इंटू आर इंटू साइन थीटा, ये होगा ना। अब यहाँ अगर हम लोग देखें तो आइडियल साइन थीटा यूज हो रहा है, तो आइडियल और साइन थीटा, तो एक्स्ट्रा कौन है, आर। तो यहाँ से अगर बेटा मैं कहूँ आपसे आइडियल साइन थीटा, अच्छा सुनो, क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो आंसर आएगा, आंसर है कि आपको एन कैप या आर कैप कुछ देना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर, यस। अब अगर आप इसे मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेना चाहते हैं आर एच एस को, तो एल एच एस को भी मैग्नीट्यूड फॉर्म में करते हैं हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा, आइडियल साइन थीटा दैट इज इक्वल टू मॉड आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर मॉड अपॉन आर, लिखा जा सकता है। और इसी में आइडियल साइन थीटा दैट इज आइडियल वेक्टर क्रॉस आर कैप मॉड दे सकते हैं, आर वेक्टर अपॉन आर दैट इज आर कैप यूनिट वेक्टर, ठीक है, ओके। तो यूनिट वेक्टर आर कैप हमारे पास अवेलेबल है, तो चलिए वैल्यू पुट कर दें। देखिए डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा, तो आइडियल साइन थीटा कितना है, मॉड आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर। तो आइडियल साइन थीटा को हमने रिप्लेस किया आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर, और अपॉन में आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब हो जाएगा। और इसी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। आइडियल साइन थीटा को क्या लिखा हम लोगों ने, आइडियल वेक्टर क्रॉस आर कैप, आइडियल वेक्टर क्रॉस आर कैप मॉड अपॉन आर स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल वेक्टर क्रॉस आर कैप। तो यहाँ पर आइडियल साइन थीटा क्या रिप्लेस किया, आइडियल वेक्टर क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब बेटे इन केस अगर मैं वेक्टर फॉर्म लूँ तो देख ध्यान देना, डी बी वेक्टर एल एच एस को मेरे डायरेक्शन है तो आर एच एस को भी डायरेक्शन है,
RHS को डायरेक्शन देने के लिए मॉड फॉर्म हटाते हैं और नॉर्मल ब्रैकेट अप्लाई करते हैं। बताओ, मॉड फॉर्म रिमूव कर दिया और नॉर्मल ब्रैकेट अप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास बियो-सावर्ट लॉ के लिए वेक्टर फॉर्म तैयार है। पूरे क्लियर? कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं? अब तो इसी में अगर रिजल्टेंट फॉर्म की बात हम लोग करें, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, देखिए रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, जो भी स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसको ये इंटीग्रेट कर दीजिए और फर्दर प्रोसीड कर दीजिए। लिमिट सिचुएशन बेस आती जाएंगी, चलते जाओ, जैसे स्ट्रक्चर आएगा उसके अकॉर्डिंग वेरिएबल आते जाएंगे और आगे चलते जाओ। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। ये आपका बियो-सावर्ट लॉ कंप्लीट होता है। डन? ओके।